हेलो फ्रेंड्स, एस.एन. बॉस फिजिक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड के लिए ऊष्मागतिकी का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। ठीक है, तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण क्या हम इसमें पढ़ते हैं, तो मूलतः अपन इसमें अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा है कि P वर्सेज T के अंदर एक प्लॉट खींचा हुआ है, ठीक है ना, ग्राफ बनाया हुआ है। तो P क्या है, पदार्थ का जो निकाय है उसका दाब है, और T क्या है, इसका ताप है। दो प्रावस्थाएं, एक प्रावस्था फर्स्ट और एक क्या है, प्रावस्था सेकंड। जो प्रावस्था फर्स्ट है उसको किसके द्वारा दर्शाया गया है, स्मॉल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, जो अपन कहते हैं ना स्मॉल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा प्रति अणु के लिए है। तो स्मॉल जी ऐसे क्या होती है, कैपिटल जी होती है। तो G1 इज लेस देन G2 क्योंकि प्रावस्था फर्स्ट है और इधर क्या है, से प्रावस्था सेकंड है। अब यहाँ पर बीच के अंदर एक साम्यावस्था वक्र है वो बनाया गया है, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर G1 बराबर क्या लिखा हुआ है, G2 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इस प्रावस्था वक्र जो संतुलन वक्र है इसके ऊपर प्रावस्था फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, साम्यावस्था के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर 4-5 बिंदु दिखाए गए हैं, ABCD डिनोट किए हुए हैं। अब इनके ऊपर हम किसी एक बिंदु के ऊपर काम करते हैं। हम कहते हैं कि कोई बिंदु B है जिसके ऊपर क्या है, निकाय है वो कैसा है, साम्यावस्था के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर ने ये लिखा है कि चित्र में प्रावस्था संतुलन वक्र दर्शाया गया है। बिंदु B की बात हम करें कि संतुलन अवस्था में दाब और ताप। तो दाब और ताप क्या है, दाब P है और आयतन ताप क्या है, इसका T है। तो ताप T व P हो तो क्या स्थिति होगी, तो G1 TP। ठीक है, G1 TP, G1 का मतलब प्रावस्था फर्स्ट और G2 का मतलब क्या है, प्रावस्था सेकंड। लेकिन बिंदु B पर दोनों क्या है, साम्यावस्था में, तो G1 बराबर क्या हो जाएगा, G2 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया G1 TP बराबर G2 TP, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, साम्यावस्था में है। ठीक है, बिंदु C यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि देखो B से C यहाँ पर अपन बढ़ रहे हैं, तो इसके दाब में भी थोड़ा परिवर्तन हो गया और ताप में भी परिवर्तन हो गया। कितना परिवर्तन हुआ, हमने कहा कि P से DP, P प्लस DP हो गया, और इधर कितना हो गया, T प्लस DT हो गया। ठीक है ना, तो ये परिवर्तन है, ये परिलक्षित हो जाएगा। तो देखो G1 TP ऑलरेडी था ही, अब इसमें कितना परिवर्तन आ गया, तो T से T प्लस DT आ गया, P से P प्लस DP आ गया, और यही का यही परिवर्तन किस में आ गया, इधर आ गया। ठीक है ना, ताप और दाब में परिवर्तन के कारण गिब्स फलनों में परिवर्तन, कितना परिवर्तन होगा, तो हमने मानना कि इसमें DG1 और DG2 है वो अल्पांश परिवर्तन हो जाएगा। तो G1 TP प्लस DG1 इज इक्वल टू G2 TP प्लस DG2। अब हमने पहले ही कह दिया कि भाई देखो ये तो सेम है, G1 TP बराबर क्या है, G2 TP है, तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मान बच गया, DG1 बराबर DG2। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में किसका मान आ गया, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलनों का। ठीक है, गिब्स ऊर्जा फलन। अब गिब्स ऊर्जा फलनों को डिनोट कैसे करते हैं, अब अपना यहाँ तक तो देखो ये ग्राफ था, इस ग्राफ को समझाया हुआ है और इससे संबंधित कुछ थ्योरी लिखी हुई है। DG1 बराबर DG2 यहाँ तक ये अपन ने ज्ञात किया है। ठीक है ना, अब गिब्स ऊर्जा फलन का जो मेन डेरिवेशन थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है उसके ऊपर अपन आते हैं। गिब्स ऊर्जा फलन की परिभाषा से क्या इसका मान है वो होता है, परिभाषा से, तो किसके द्वारा गिब्स ऊर्जा फलन को, कैपिटल G के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। वैल्यू क्या होती है इसकी, तो वैल्यू इसकी E माइनस T डैश S प्लस P dV, ये इसकी क्या हो जाती है, E माइनस T डैश S प्लस P dV, ये P डैश V, ये क्या हो गई इस P डैश V, T डैश S और P डैश V। T डैश किसी अवस्था के अंदर ताप है और किसी अवस्था के अंदर दाब को क्या है, P डैश। ठीक है, तो G बराबर E माइनस T डैश S प्लस P डैश V, ये हमारे पास में इसका मान आ गया। अब कैपिटल G आ रहा है, यहाँ पर स्मॉल g आ रहा है, ये कन्फ्यूजन क्या है भाई, बिल्कुल इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो कैपिटल G है, ये तो क्या है, गिब्स ऊर्जा फलन है, और स्मॉल g है वो क्या है, गिब्स ऊर्जा फलन प्रति अणु है। यानी अगर मैं कहूँ कि G बराबर क्या है, तो कैपिटल G अपॉन N, यानी जो जितने अणु हैं उन सभी का भाग लगा दिया जाए गिब्स ऊर्जा फलन में, तो वो किसका मान व्यक्त करेगा, G का मान व्यक्त करेगा। I अणु है, I का भाग लगा दिया तो ये क्या आ जाता है, GI आ जाता है।
ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका रिलेशन आ गया, जी आई बराबर कैपिटल जी आई अपॉन एन आई। ठीक है। अब यही आई क्या है, किसको व्यक्त कर रहा है, तो प्रावस्था को व्यक्त कर रहा है। अब इसके लिए क्योंकि यहाँ पर सारा काम किसके अंदर, स्मॉल डी जी में है, तो एक काम करते हैं, इसको भी किस में बदल ले, स्मॉल में बदल ले। यानी पूरे के अंदर जो ये इक्वेशन 3 है आपकी, इस पूरी में किसका भाग लगा दूँ मैं, एन का भाग लगा दूँ। तो एन का भाग लगाते ही परिवर्तन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन का जब भाग लगा दे समीकरण 3 में तो इक्वेशन क्या आ गई इधर, तो इक्वेशन क्या आ गई, जी आई, या पहले मैं भाग लगा देता हूँ, जी आई अपॉन एन आई बराबर ई माइनस टी डैश एस प्लस पी डैश वी अपॉन एन आई या एन। ठीक है। तो ये तो क्या मिल गया मेरे पास में, जी आई ई बटा एन आई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल ई आई। ठीक है। माइनस टी डैश, इसको मैंने लिख दिया स्मॉल एस आई, प्लस पी डैश, और इसको मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल वी आई। यानी ये एस था, इसको एस आई से डिनोट कर दिया, वी था, इसको किससे डिनोट कर दिया, वी आई से डिनोट कर दिया। तो ये मेरे पास में क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है। ई आई माइनस टी डैश एस आई पी डैश वी आई, और इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब प्रत्येक अवस्था हमें किसका मान चाहिए, तो हमें मान क्या चाहिए, डी जी आई। तो इसका अवकलन कर दूं, तो अवकलन करने से आंशिक अवकलन कह सकते हैं अपन, अवकलन से मान क्या मिल गया, डी जी आई बराबर डी ई आई माइनस टी डैश डी एस आई माइनस का एस आई डी टी डैश। ठीक है। ये मान मिल गया। और दूसरा मान क्या मिल गया, ये तो इसका हो गया सॉल्यूशन, दूसरे का प्लस का पी डैश डी वी आई प्लस का वी आई डी पी डैश, ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका मान आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर से हम कुछ रिलेशन व्यक्त करें। रिलेशन कौन सा है, ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय संबंध से टी डैश डी एस आई जो होता है उसका मान किसके बराबर होता है, तो उसका मान होता है डी ई आई प्लस पी डैश डी वी आई। ये किससे हैं, फर्स्ट व सेकंड संबंध से, ऊष्मागतिकी के प्रथम व सेकंड संबंध से ये मान होता है। और ये मान कहाँ रख देंगे, तो देखो ये तो डी ए आई रहा आपका, और ये क्या रहा, पी डैश डी वी आई। तो दोनों का मान क्या रख सकते हैं, टी डैश डी एस आई। तो मान क्या मिल गया मेरे पास में, डी जी आई का डी जी आई इज इक्वल टू, इन दोनों का मान क्या है, टी डैश डी एस आई माइनस का टी डैश डी एस आई माइनस का एस आई डी टी डैश, एस आई डी टी डैश। ठीक है। अब देखो ये दो तो सॉल्व हो गए, एक ये बच गया वी आई डी पी डैश प्लस का वी आई डी पी डैश, ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल, बच गया क्या, एस आई डी टी डैश और वी आई डी पी डैश। तो हमारे पास फाइनल जो मान आ गया डी जी आई का, वो क्या आ गया, फाइनल जो डी जी आई का मान आ गया वो क्या आ गया, तो डी जी आई इज इक्वल टू वी आई डी पी डैश माइनस का एस आई डी टी डैश। ठीक है। ये हमारे पास किसका मान आ गया, डी जी आई का मान है वो आ गया। अब आगे इससे आगे क्या करना है, तो डी जी आई का मान आ ही गया। अब यहाँ पर समीकरण 2 जो हमने लिखी थी वो क्या थी, डी जी 1 बराबर डी जी 2। यानी एक काम करते हैं अपन, डी जी आई एक बार 1 रख देते हैं और एक बार क्या रख देते हैं, 2 रख लेते हैं। तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वी वन डी पी डैश माइनस एस वन डी टी डैश। तो वी वन डी पी डैश माइनस का एस वन डी टी डैश इज इक्वल टू वी टू डी पी डैश माइनस का एस टू डी टी डैश माइनस का एस टू डी टी डैश। ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको पी डैश को एक साथ करते हैं और इसको एक साथ करते हैं। तो देखो पी डैश को इधर ले जाता हूँ मैं और इसको इधर, तो एस टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
तो मैं कह सकता हूँ S2 माइनस S1 dt डैश इज इक्वल टू V2 माइनस V1 dP डैश। ये हमारे पास में क्या आ गया, मान आ गया। या इसको और आगे सोल्व किया जाए तो dP बाई dt याद कर सकते हैं क्या, dP डैश बाई dt डैश, dP डैश बाई dt डैश। तो ऊपर क्या रह गया, S2 माइनस S1 बटा V2 माइनस V1। ठीक है, और चूंकि साम्यावस्था है तो साम्यावस्था पर P डैश बराबर P और T डैश बराबर क्या हो जाएगा, T। तो अपन क्या कह सकते हैं, dP बाई dt साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर, तो साम्यावस्था पर अपन ने क्या कह दिया, dP बाई dt इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन V2 माइनस V1। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आ गया, एक इक्वेशन आ गई। और लास्ट इक्वेशन है 4, तो ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई अपनी, 5। ठीक है, तो dP बाई dt का मान है, ये हमारे पास में किस में आ गया, इसके अंदर आ गया। और ये क्या है, अब हमें पता है कि प्रावस्था परिवर्तन, क्योंकि अभी अभी हमने जो ग्राफ खींचा है, हम कहते हैं कि ये प्रावस्था फर्स्ट है और ये क्या है, प्रावस्था सेकंड है। अब प्रावस्था परिवर्तन है तो प्रावस्था परिवर्तन यानी कोई मेरे पास में मान लीजिए पानी है और वो पानी गर्म होकर क्या बदलता है, वाष्प में बदलता है, तभी तो अवस्था बदलेगी उसकी। ठीक है, और जब अवस्था बदलती है तो वो क्या करता है, वो कुछ न कुछ हीट लेता है। ठीक है ना, तो जैसे अब मैं कहूँ कि देखो पानी है वो किस में बदल रहा है, पानी है वो वाष्प में बदल रहा है, यानी गैस, लिक्विड है वो गैस में बदल रहा है। तो ये क्या कहलाती है, भाप की या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर कहा जाए कि सॉलिड है यानी बर्फ़ है और बर्फ़ किस में पिघल रहा है, पानी के अंदर हो रहा है, तो वो भी क्या करेगी, कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगी, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर है, लेकिन वो ठोस से द्रव में आने के लिए क्या करेगी, कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगी जो दिखाई नहीं देती क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है। तो वो क्या कहलाती है, आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो वो गुप्त ऊष्मा अपने को रिक्वायर्ड होती है। तो हम कहते हैं कि एक अवस्था से, एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में जब जाता है तो उसके लिए प्रावस्था फर्स्ट से, मतलब प्रावस्था फर्स्ट से सेकंड में जब संक्रमण करता है तो उसको गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता रहती है। ठीक है, और इसका जो रेशियो रहता है वो किस प्रकार से अपन डिनोट करते हैं, तो उसको हम डिनोटेशन जो है वो किस प्रकार से देंगे, तो उसके लिए NH2 माइनस S1 इज इक्वल टू L12 अपॉन T। क्या है, H2 माइनस S1, S1 S2 क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन है, N क्या है, अणुओं की संख्या है, L12 लेटेंट हीट 1 to 2 यानी निकाय प्रथम से दूसरी अवस्था में जाता है तो लेटेंट हीट में परिवर्तन हो, T क्या है, उसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो समान ही रहता है। तो ये एक रिलेशन होता है, वो इसमें अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने कह दिया ये इक्वेशन नंबर मेरी कितनी है अपने पास में, 6 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को इस समीकरण के अंदर काम में लेते हैं। तो इसको काम में लेने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, n चाहिए तो n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो समीकरण बाई इक्वेशन 6, समीकरण 5 से, 5 में अंश व हर को किससे, 5 से कह सकते हैं अपन, अंश और हर को किससे गुणा कर दे, n से। तो मान क्या मिल जाएगा, dP बाई dt इज इक्वल टू n गुणा S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई n V2 माइनस V1। ठीक है, अब NH2 माइनस S1 को क्या लिख सकते हैं अपन, L12 बाई T। तो यहाँ पर ये तो मान आ गया मेरा L12 अपॉन T इंटू N V2 माइनस V1। अब V2 माइनस V1 स्मॉल है, ये इसको प्राप्त कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैपिटल, और इसको V2 माइनस V1 को अपन क्या कह सकते हैं, डेल V आयतन में परिवर्तन। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो मैं कह सकता हूँ dP बाई dt इज इक्वल टू L12 अपॉन T डेल ऑफ कैपिटल V। देखो NV2 माइनस V1 स्मॉल है, ठीक, तो इसको अगर आप V के पदों में लिखें तो N डेल ऑफ V स्मॉल में लिखना पड़ेगा, या मैं इसको कहूँ L12 अपॉन T
और डेल ऑफ कैपिटल वी, ये चेंजेस है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, कि स्मॉल और कैपिटल में यानी कितना परिवर्तन है, केवल अणुओं की संख्या का परिवर्तन है। तो dp/dt इज इक्वल टू L12/T डेल वी, ये क्या कहलाता है आपका क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। और इसमें क्या हमने किया है, सबसे पहले देखो प्रावस्था वक्र बनाया, इसकी कुछ थ्योरी लिखी और उसके बाद में इक्वेशन से यहाँ से अपन dg1 dg2 के लिए चालू हो गया। तो पहले कैपिटल G का मान रखा, फिर उसको स्मॉल g में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद में उसका मान है g1 g2 के बराबर रखकर और इस फॉर्म के अंदर अपन ले आए, ठीक है। एक दो बार रफ के अंदर खींचेंगे तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें दो, ये क्वेश्चन तो अपना 4.5 का कंप्लीट हो गया, फिर भी इसके अंदर गलनांक और क्वथनांक का प्रभाव है वो पूछा जाता है, ठीक है ना। तो गलनांक और क्वथनांक का प्रभाव, ये देखो उसका अपन और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बार ये साथ में ही पूछा जाता है। तो dp/dt इज इक्वल टू L1/2, ये हमारे पास में इक्वेशन है, ये क्या कहलाती है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। अब मैं किसके ऊपर आता हूँ, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। क्वथनांक यानी जिसके ऊपर उबलता है, उबलता है मतलब लिक्विड से क्या इसमें चेंज होगा, गैस के अंदर चेंज होगा। तो गैस में चेंज होगा तो स्वाभाविक बात है उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। T टेम्परेचर है, पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव हो गया। L12 लेटेंट हीट, हम कहते हैं गर्म पानी से जलने से ज़्यादा भाप से जलने पर ज़्यादा दर्द होता है, क्यों, क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा ज़्यादा। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब तीनों पॉजिटिव हो गए। और अगर तीनों पॉजिटिव हो गए तो मैं कह सकता हूँ dp इज प्रोपोर्शनल टू dt, क्यों, तो आपने क्या कहा, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, क्वथनांक यानी dt, तो आपने dt को बढ़ाया तो dp भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी क्वथनांक पर जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका दाब भी बढ़ता है, ये क्या कहलाता है, साधारणतः क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, ठीक है। दूसरा आता है गलनांक पर दाब का प्रभाव, ये किस पर था, क्वथनांक, ठीक है ना। थ्योरी में भाई थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव मैंने बताया वही लिखना है इसके अंदर। गलनांक पर दाब का प्रभाव, तो कोई भी गलन की गुप्त ऊष्मा देखते हैं अपन, तो बर्फ है पानी में पिघल रही है, ठीक है ना। तो सामान्यतः जितने भी पदार्थ रहते हैं तो बर्फ़ को छोड़कर, क्योंकि बर्फ़ होती है वो उसमें क्या होता है, आयतन में कमी आती है, बाकी जितने भी पदार्थ उनके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में वृद्धि होती है पानी में, बाकी सब में 0 के तुरंत बाद में वृद्धि होती है, ठीक है। तो पानी को छोड़कर डिस्कशन कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो। तो इसके अंदर क्या होता है, लेटेंट हीट पॉजिटिव होती है, T पॉजिटिव होता है और आयतन में भी वृद्धि होती है, तो तीनों में वृद्धि होती है। तो इसमें भी क्या हो गया, dp इज प्रोपोर्शनल टू dt, यानी मैं कह सकता हूँ गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या है, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा इसके दाब में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये आपका आ गया गलनांक पर दाब का प्रभाव, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण हो गया। तो प्यारे बच्चों, अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण, मैक्सवेल का उष्मागतिकी समीकरण और एक अपना तीसरा जो है कार्नोट चक्र, तो तीनों में से कंफर्म मानकर चलिए कि शायद तक मैं मानता हूँ कि 2 क्वेश्चन तो आपके आ जाने चाहिए, नहीं एक तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये तीनों आपको अलग से एस एन बॉस फिजिक्स एकेडमी की आप साइट पर जाएंगे तो उसमें अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट बनाकर भी मैं डाल देता हूँ, तो उससे भी आप देख सकेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कोशिश करेंगे कि 1-2 क्वेश्चन वांडरवाल गैसों से संबंधित और भी डाल देते हैं ताकि आपको अच्छा बेनिफिट हो जाए, क्योंकि 8 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। तो आपके मैं चाहता हूँ कि जो आपको दिया जाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग टॉपिक आपके डाले हुए हैं इस पर एसएनवी एकेडमी के ऊपर, और ये जो दूसरी बुक है अपनी उष्मागति की, इसके भी सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाए और इन 3-4 क्वेश्चन ही तैयार करें और 3 के 3 क्वेश्चन आपके आ जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।